बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान में ट्राई नेशन सीरीज़ जारी है और आज यहाँ पर श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे के दरमियान दूसरा मैच खेला जाना है ट्राई नेशन सीरीज़ का। पहले मैच में पाकिस्तान और ज़िम्बाब्वे के दरमियान मैच में पाकिस्तानी टीम ने 5 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। उस मैच में आज मैच ज़िम्बाब्वे और श्रीलंका के दरमियान खेला जा रहा है। फिर साथ साथ अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इस्लामिक यकजहती गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया पाकिस्तान के लिए, उस पर आज हम बात करेंगे। फिर फुटबॉल के हवाले से आज बहुत कुछ बात कर रहे हैं अपने शो के अंदर। पाकिस्तान की टीम को पिछले दिनों शाम की टीम के खिलाफ जो है नाकामी का सामना करना पड़ा, उस पर बात रहेगी। और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान में जो ट्राई नेशन सीरीज जारी है उस पर बात कर लें। जिम्बाब्वे श्रीलंका का मैच है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच दोनों टीमों के लिए है। पाकिस्तान एक मैच जीत चुका है, जिम्बाब्वे के लिए मैं समझता हूँ कि यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा कि आज ट्राई नेशन सीरीज़ के सिलसिले में श्रीलंका और जिम्बाब्वे का जो आज मैच है, दोनों टीमों के लिए अहमियत इख्तियार कर गया ये मैच, क्योंकि पाकिस्तान जो है पहला मैच जीतकर 2 पॉइंट लेकर सर फहरिस्त है। लेकिन आज का मैच जिस तरीके की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी, अगर वही परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करते हैं और श्रीलंका स्पिनर को अगर जिम्बाब्वे के बैट्समैन जो है अच्छा खेल गए, तो लग यही रहा है कि आज का मैच भी दिलचस्प होना चाहिए, क्योंकि जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान जैसी टीम को उनके होम ग्राउंड और होम क्राउड के सामने बहुत ही ज़बरदस्त फाइट दी। और आज जैसे दूसरा मैच होगा जिम्बाब्वे और श्रीलंका का, तो दोनों टीमें जो है ना आज जोर लगाएंगी कि हम भी जो है जीत कर 2 पॉइंट हासिल कर लें, क्योंकि पहला मैच जीतना जो होता है वो हर टीम को बहुत ही ज़्यादा महमेज देता है और आगे की जो फतह की जो समझो चाबी है उनके हाथ में आ जाती है। चाबी हाथ में होगी, लेकिन यहाँ जिम्बाब्वे के लिए ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैच। अगर वो मैच में आज शिकस्त खा जाते हैं तो टूर्नामेंट से बाहर होने के इम्कानात उनके ज़्यादा नज़र आएंगे। नहीं मोइन भाई, ऐसा नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम जो है अगर आज का मैच आ जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। अभी एक मैच और भी बाकी है, क्योंकि 2 मैच हमने आपस में खेलने हैं। तो जिम्बाब्वे की टीम, मैं ये देख रहा हूँ कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दी थी, अगर वही परफॉर्मेंस को रिपीट करते हैं तो कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो श्रीलंका को जो है टफ़ टाइम दे सकते हैं। असल उनके लिए जो प्रॉब्लम बनी, जैसे पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को तो जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने बहुत अच्छा खेल लिया, लेकिन स्पिनर्स पर आने के बाद जो है उनकी विकेटें जो है कंटिन्यू गिरती रही। और आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ 37 रन के इजाफे से उनकी 7 विकेटें गिर गई। तो आज जिम्बाब्वे को जो है ना स्पिनर पे वर्क कर आना होगा मैच में, और अगर श्रीलंका के बॉलर्स को स्पिनर्स को सही खेलते तो देखिएगा कि आज जिम्बाब्वे जो है ना श्रीलंका के खिलाफ एक सख्त तारीफ साबित होगी। चलें, इस पर तो बात रहेगी और लेकिन साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सी तब्दीलियाँ होती हैं बोर्ड के अंदर, और अब एक दफ़ा हम देख रहे हैं कि अजहर अली के जाने के बाद सरफराज अहमद का नाम बड़ा नुमाया नज़र आ रहा है। क्या सरफराज अहमद को ओहदा मिलेगा यहाँ पर? देखें मोइन भाई, सरफराज अहमद का नाम न सिर्फ लिया जा रहा है, बल्कि सरफराज अहमद जो है वो डिजर्व करते हैं जितना। नहीं, डिजर्व अलग कहानी है। डिजर्व तो वो पाकिस्तान टीम के कैप्टनशिप के लिए भी कर रहे थे, वहां भी उनको जगह नहीं मिली, बल्कि वो तो टीम से बाहर हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं वही बात कर रहा था कि डिजर्व तो देखें सरफराज करता है, जितना उनके पास एक्सपीरियंस है और जिस तरीके की वो माइंडसेट क्रिकेट को लेकर चलते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जैसे अजहर की जगह जो खाली हुई है, कोशिश तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही होनी चाहिए कि सरफराज अहमद को जो है उनकी जगह लाया जाए। लेकिन जैसे अभी आपने कहा, तो डिजर्व तो वो कैप्टनशिप पे भी कर रहे थे, लेकिन वो टीम से ही बाहर हो गए। तो असल देखना होगा कि लॉबिंग क्या चल रही है, उनके खिलाफ कौन सी लॉबी चल रही है। हम आप जो भी क्रिकेट को समझता है, तो हम तो यही चाहेंगे कि सरफराज अहमद जो है वो सिलेक्शन कमेटी के ना सिर्फ उस रुकन की हैसियत से शामिल हो, बल्कि अगर सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया जाता है सरफराज को, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन फैसला होगा। क्योंकि सरफराज को जो क्रिकेट की हाव नो है और प्लेयर को देख के उनको पता है कि इस प्लेयर में क्या गर्स है, ये सारी चीज़ें सरफराज अहमद में बाई बर्थ मौजूद हैं। तो अगर आप क्रिकेट की बेहतरी चाहते हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए, तो आपको सरफराज अहमद को जो
फर्स्ट चॉइस रखना होगा। चले फर्स्ट चॉइस रखना होगा। यहाँ सरफराज के मतलब बहुत सी अब खबरें भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ जगह शायद मिलती हुई मैं ज़ाती राय है कि शायद नाम बनते हुए दिखाई दें। बहुत से और नाम भी सामने अब आ रहे हैं, लेकिन सबसे नुमाया नाम जिस तरह हाईलाइट होता दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया में, और सरफराज को बड़ी अहमियत दी जा रही है। लेकिन देखते हैं आने वाला फैसला क्या होता है, क्या बोर्ड सरफराज अहमद को सिलेक्शन कमेटी के पैनल में शामिल करता है या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जावेद साहब, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर बहुत सी बातें चल रही हैं, हम खासकर इस पे भी बहुत बातें करते रहे मिडिल ऑर्डर के ऊपर, और फ़खर ज़मान अब नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं और इस पे कई बातें होती हुई दिखाई दी हैं। माजी में हमने जिस तरह मोहम्मद हारिस को इस नंबर पे खिलाया, हमने जिस तरह यहाँ पर हसन नवाज को खिलाया, हमने अब यहाँ पर चॉइस दे दिया है यहाँ पर फ़खर ज़मान को, और आप समझते हैं कि फ़खर के लिए ये नंबर सूटेबल है, क्योंकि इससे कबल वाले मैच में तो उन्होंने रन कर दिए। देखें जी, असल मसला ये है कि जब बैट्समैन की फॉर्म लग जाती है और उनका बैट जब रन उगलना शुरू कर देता है, आप उन्हें किसी भी जो टॉप ऑर्डर का बैट्समैन होता है वो 5वें 6ठे नंबर जाकर भी खेल सकता है। लेकिन आपने अगर उन्हें आजमाया है तो फ़खर ने रिज़ल्ट दे दिया, उन्होंने शानदार 42-44 रन की खेल दी। तो ये सारी चीज़ें को अगर इसी तनाजुर में आप देखते हैं, जैसे अभी आपने बात की, हमने हारिस को भी आजमा लिया, हमने हसन नवाज को आजमा लिया, हुसैन तलत को आजमा लिया, तो जो रिजल्ट आपको फ़खर ने दिया है तो ये नंबर उनके लिए सूटेबल है और टीम के लिए फायदेमंद है। चलें, यहाँ तो आप टीम के लिए फायदेमंद कह रहे हैं। यहाँ पर बाबर आजम जब T20 फॉर्मेट में वापस आए तो नंबर 3 पोजीशन पर वो बैटिंग कर रहे हैं, और इस नंबर पर फ़खर ज़मान बैटिंग किया करते थे, अब वो नंबर 5 पोजीशन पर बैटिंग कर रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान के लिए बेहतर फैसला है बोर्ड का, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इससे कबल आपने 2-3 बैटर्स को ट्राई कर लिया और एक जगह इससे कबल फ़खर को आपने ड्रॉप किया, रिजर्व प्लेयर में रखा, वहाँ हसन नवाज को आपने मौका दिया, हसन एक दफ़ा फिर नाकाम हुए, तो प्लेटफॉर्म सेट किया गया। मैं समझता हूँ प्लेटफॉर्म सेट किया गया, और अब सेट होने के बाद बाबर को नंबर 3 और फ़खर को नंबर 5 पोजीशन पर खिलाया जा रहा है। बिल्कुल, देखें अगर हम हमारी क्रिकेट के हवाले से देखें या अपनी टीम के हवाले से देखें तो ये जो फैसला किया जिस नंबर पे उन्हें सेट किया नंबर 5 पे, तो पहले मैच में ही देखें उसने रिजल्ट दे दिया। आप मैच से आउट होते जा रहे थे जिस तरीके से आपका टॉप ऑर्डर आउट हुआ था, लेकिन फ़खर ने और फिर उस्मान ने आकर जो बारी खेली, और फिर फ़खर का एक्सपीरियंस तजर्बा है। और देखें हम कहते हैं कि फ़खर सिर्फ पावर प्ले का प्लेयर है, लेकिन फ़खर जब बड़ी हिट मारता है तो उसे पावर प्ले की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो बाउंड्री से कोसों दूर बॉल जाती है। तो इस नंबर पे जो पहले मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ फ़खर ने बैटिंग की है, तो लग यही रहा है कि ये बड़ा सूदमंद फैसला है। आपको पता है कि आपकी टॉप ऑर्डर जो है उसमें अदम तसलसल अभी तक बरकरार है। आप कभी भी नहीं ये सोच सकते कि हमारी टॉप ऑर्डर रन्स कर देगी और 5वें 6ठे नंबर का जो है प्लेयर उसका नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन हमारी टीम, आपको पता है कि इस पर आप कोई पेशन गोई नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा कि हमारे साहबजादा फरहान कंटिन्यू रन्स करते हुए आ रहे थे और साइम अयूब कंटिन्यू रन्स कर रहा है। फिर वन डाउन अगर देखें बाबर पहले मैच में बुरी तरह फ्लॉप हुए, 0 पर आउट हो गए। तो इसी तनाजुर में अगर आप देखते हैं तो मैं ये देख रहा हूं कि फ़खर का जो 5वां नंबर है वो बिल्कुल बेहतरीन चॉइस है, क्योंकि वहां से आपकी टीम भी खड़ी उसने कर दी और आपके हाथों से निकलता हुआ मैच जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने एक बेहतरीन बारी खेली, और आपको उस नंबर की अफादियत का और अहमियत का वहाँ जो अंदाज़ा होगा कि आपने जो 5वां नंबर जो चॉइस किया था फ़खर ज़मान के लिए, फ़खर ने साबित कर दिया है कि अगर मैं 5वें नंबर पर भी खेलता हूँ तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक मैच विनर प्लेयर है और बड़े मैचों का प्लेयर है। वो जब चाहे मैच की सिचुएशन चेंज कर सकता है। जिस तरीके से आपको पता है कि आपने उसमें वनडे में, T20 में उसकी बहुत ही अच्छी इनिंग पास्ट में देखी हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट का ये फैसला दुरुस्त होता हुआ नज़र आ रहा है। दुरुस्त नज़र आ रहा है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में, और उसमें साथ साथ नेशनल वीमेंस वनडे टूर्नामेंट भी जारी है, और एक दफ़ा फिर जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करने वाली उरूब शाह ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। स्टार्सेस की तरफ से वो खेल रही हैं। आज जो मैच खेला गया वहाँ पर उन्होंने पहले अपनी टीम के लिए 40 रन बनाए, और फिर जब ज़रूरत थी बॉलिंग की तो उन्होंने 2 विकेटें हासिल की हैं। जावेद साहब से इस पर बात ज़रूर करूँगा। नेशनल वीमेंस वनडे टूर्नामेंट को किस तरह देख रहे हैं आप? बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और अब हमें बहुत सी तैयारियां करनी है वर्ल्ड कप के लिए, तो यहाँ पर हमारी जो नौजवान खिलाड़ी हैं वो बड़े अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं वीमेंस की। तो बिल्कुल मन भाई, देखिए वीमेंस क्रिकेट हमारी जो जिस तरीके से आपने देखा कि लास्ट अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ हमारी कोई ऐसी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी, क्योंकि हम वहाँ जो है बग़ैर फतह के ही वापस लौटे।
गो के हमारे एक दो मैचेस जो हैं वो एक एक पॉइंट यानी कि बराबरी पे ज़रूर ख़त्म हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आपने अरूप शाह की बात की है, उन्होंने आज बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और फिर जब टाइम था विकेट लेने का, उन्होंने 2 अहम विकेटें भी हासिल की और अपनी टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। तो बात यही है कि आपको ऐसी नौजवान उभरती हुई बैटर्स यानी कि ऑलराउंडर्स की शक्ल में अरूप शाह आपकी टीम में मौजूद थी और आपने वर्ल्ड कप में जो है साथ तो जरूर लेकर गए थे, लेकिन आपने बेंच स्ट्रेंथ की ही जीनत बनाए रखा। अरूप शाह को आखिरी मैच दिया था और वो भी बारिश की नज़र हो गया। तो ये टूर्नामेंट आने वाली हमारी जो वुमेन्स है उनके लिए एक बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म ये नज़र आ रहा है, नेशनल विमेंस वनडे टूर्नामेंट, और अच्छे प्लेयर्स हमारे पास खवातीन की निकल कर आ रही हैं इस टूर्नामेंट में। मज़ीद और भी बात रहेगी, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से बात कर रहे थे और पाकिस्तान वीमेंस वनडे टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, उस हवाले से बात चल रही थी। साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बड़े उरूज पर खेली जा रही है इस वक्त। पाकिस्तान में शाम की टीम ने अभी दौरा किया जहां पर पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा 5-0 से। और इसी वाले से हम बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं आरिफ शहजाद जदून साहब, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। आरिफ साहब, सबसे पहले तो थैंक्स है वीनस स्पोर्ट्स में, और कुछ तैयारियां कम रह गई थी शायद जिसकी बिना पर शाम से शिकस्त खा गए, क्या कहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी कि आपने फुटबॉल पे एक प्रोग्राम के लिए हमें ऑन कॉल लिया। जी बिल्कुल, पाकिस्तान जो है शाम से ज़रूर शिकस्त खा गया, लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो फुटबॉल है और फेडरेशन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। और हमारी इस शिकस्त की जो वजह है वो ये है कि एक तो हमारा कैंप बहुत लेट लगा है, और दूसरा कि शाम जो हमारा ग्रुप है उसकी ऑलरेडी ग्रुप चैंपियन थी और उसने इस मैच से कबल ही क्वालिफाई कर लिया था AFC 27 के लिए, सऊदीया के लिए। तो इस हार जीत से शाम के या हमारे किसी रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन यह है कि हमारे लिए एक अच्छी टीम के साथ खेल के थोड़ी सी हमारी प्लेयर्स की तैयारी हो गई, और कुछ हमारे प्लेयर जो इंजर्ड थे उनकी वजह से हमें काफी नुकसान हुआ कि वो अपनी इंजरी के बायस खेल नहीं सके। अच्छा, यहाँ आप कह रहे हैं कि इंजरी के बायस है वो प्लेयर्स नहीं खेल सके, लेकिन जब हमने शाम का दौरा किया वहाँ हमें मार्जिन कम मिला था, हमें 2-0 से हम वहाँ पर हारे थे, और यहाँ तो जो है गोल ज्यादा होते हुए नजर आए अपने होम ग्राउंड पर। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक तो हमें तैयारी का मौका नहीं मिला क्योंकि हमारा कैंप बहुत लेट लगा है। हमारा कैंप लेट लगने की कुछ वजूहात हैं, आपको बता दी। ये न्यूली जो है कमेटी है पाकिस्तान की, जो फुटबॉल फेडरेशन है, अभी बिल्कुल नई बनी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सर यही तो इम्तहानात होते हैं कि इम्तहानात में कामयाबी उसी सूरत में मिलती है जब लगन सच्ची हो और एक चीज है आप लगन के साथ कर रहे हो, वक्त क्यों ना शॉर्ट हो। आपकी बात बजा है। देखें, अभी हमने साथ साथ आपने देखा होगा कि अंडर 17 का कैंप लगाया और कल अंडर 17 की टीम पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है और वहां पे वो अपने 5 मैच खेलेगी। और यहीं से अब हम ग्रास रूट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अंडर 17 पे बहुत ज्यादा फोकस किया, और जब वो इंशाल्लाह इस 22, 24, 26, 28, 30 ये 5 मैच खेलेगी तो आपको रिजल्ट में बहुत फर्क नजर आएगा कि हमने एक तरीके से एक जगह से तैयारी शुरू की है फुटबॉल की। तो आपको इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मैच है हमारा 31 मार्च को 2026 में इस्लामाबाद पे वेन्यू पे म्यांमार के साथ, उसके रिजल्ट में और कल के रिजल्ट में आपको जमीन आसमान का इंशाल्लाह फर्क नजर आएगा। ये मेरी
ऑन रिकॉर्ड रखें बात को। चलें, ये तो ऑन रिकॉर्ड रखेंगे, लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि फुटबॉल ग्रोथ करे पाकिस्तान में, क्योंकि ये एक गरीबों का खेल है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लियारी से बेतहाशा, मलिर से बेतहाशा, बहुत से ऐसे जो पोशीदा एरिया हैं वहाँ से बेशुमार हमारे पास टैलेंट निकल कर आता है फुटबॉल में। और यही वजह है कि गैर मुल्की जो कोचेज़ हैं वो पाकिस्तान आते हैं, यहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं, यहाँ से अच्छे बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और मुख्तलिफ लीग्स में अपनी नुमाइंदगी का मौका देते हैं। शहजाद साहब है, बहुत ज्यादा हमारे पास टैलेंट है, सिर्फ हमें जो है उन्हें सपोर्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसा है जी। देखें, सिंध जो है ना, सिंध और बिलखुसूस कराची में लियारी, मदीर, बनारस और ऐसे कितने एरिया हैं जिसमें बेपनाह टैलेंट मौजूद है। और यही टैलेंट जब अपने लोकल क्लब में खेलता है तो आपको नजर आता है कि लोकल क्लब में खेल के वो इतना अच्छा ग्रूम हो चुके हैं कि अब उनको सरपरस्ती रिक्वायर्ड है फेडरेशन की, कि फेडरेशन उनको मुख्तलिफ जगहों पे खेलने की सहूलियात मुहैया करे, उनके लिए बेहतर तरीके से मैचेस देखे, फ्रेंडली मैचेस देखे। हमें चाहिए कि हम कम से कम डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दें। हमारी जैसे ही लीग, डोमेस्टिक लीग आएंगी, चैलेंज कप आएगा, नेशनल कप आएगा, तो हमारी जो फुटबॉल है वो एकदम बहुत ज्यादा तब्दील होगी। आज से 20 साल पुराने चले जाएं आप पीछे, तो आपके पास लीग होती थी और वो जो लीग थी, उन लीग से ही तमाम प्लेयर्स नेशनल टीम के लिए आते थे और वो कितना अच्छा हमारे पास प्लेयर्स होते थे और हम कितने अच्छे रिजल्ट देते थे। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं मोहसिन गिलानी, उनकी भी यही ख्वाहिश है कि हम जल्द से जल्द डोमेस्टिक लीग का स्टार्ट करें। और उसके लिए हमने कुछ डिमांड्स भी मांगी है लोगों से, पब्लिश भी किया है। तो जैसे ही हमारी डोमेस्टिक लीग स्टार्ट हो जाएगी, इंशाल्लाह हमारे बच्चों को बेहतर रोजगार भी मिलेगा और हमारे मुल्क की फुटबॉल भी बेहतर हो जाएगी। चलिए, फुटबॉल भी बेहतर हो जाएगी। आरिफ शहजाद जदून साहब है, क्योंकि आप पिछले दिनों मेरे प्रोग्राम में जब यहाँ स्टूडियो पे तशरीफ लाए थे, आपने कहा था क्लब लेवल के पर हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। किस हद तक अब तक काम होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि अब तो आप लोगों को भी आए हुए कुछ अरसा गुजर चुका है? जी बिल्कुल, हमें अराउंड तकरीबन हमें 6 महीने मुकम्मल होने वाले हैं। हम 27 मई को हमारी न्यू कमेटी आई है फेडरेशन में। और अब आपको मैं बता दूं कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों फेडरेशन ने एक लेटर पब्लिश किया है जिसमें मुख्तलिफ लोगों से मांगी गई है कि जी हम ये लीग कराना चाहते हैं, न्यू फुटबॉल लीग। उसके लिए हमें मुख्तलिफ आपसे रिक्वायरमेंट्स हैं। आप उस पेपर्स को पढ़िएगा जो फेडरेशन पे मौजूद है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। हम इस फर्स्ट स्टेप से इंशाल्लाह ग्रास रूट से क्लब्स को लेंगे, मुख्तलिफ लीग में लेके जाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जून होगा, जून 2026, उस टाइम तक हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट कर चुके होंगे। अच्छा, साथ साथ क्योंकि आपने प्लान में कहा था कि स्कूलों की सतह पर भी हम बहुत ज्यादा काम करेंगे, उस पर कुछ अब तक अमल दरामद हुआ है आप लोग की जानिब से? जी बिल्कुल, स्कूल के साथ हमने काम करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमें फीफा की तरफ से 2 से 3 फील्ड थी जो कि हमारे प्रेसिडेंट लेके आए हैं और मुख्तलिफ स्कूलों में उसको इंशाल्लाह इंस्टॉल करने का मरला जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और स्कूलों के साथ हम अपनी लीग का मरला स्टार्ट कर रहे हैं कि हम स्कूलों के साथ अपनी लीग करें। और दूसरा, स्कूल के प्लेयर्स को हम रजिस्टर कर रहे हैं कनेक्ट प्रोग्राम में, कि हम हमारे स्कूल के बच्चे जब कनेक्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होंगे उनको मैचेस का भी मौका मिलेगा और उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे कि वो सामने आ सकें। अच्छा, यहाँ पर अभी आपने कुछ देर कबल कहा कि शाम के खिलाफ जब मैच था तो हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स जो है इंजर्ड थे, तो आप नहीं समझते कि हमारे पास टैलेंट बहुत था, हम नेमल बदल के तौर पर उन प्लेयर्स को तलब कर सकते थे बजाय इसके कि हम उन्हीं प्लेयर्स के साथ गए? जी बिल्कुल, लेकिन हमारे पास क्योंकि वक्त थोड़ा कम था और हमारा जो स्क्वाड था वो अल्हम्दुलिल्लाह हल्का नहीं था। हमारा स्क्वाड बहुत अच्छा था। हमारे स्क्वाड में आप पहले 30 मिनट देख लें, 30 मिनट तक शाम का सीरिया का खुल के मुकाबला किया और नजर आया कि फुटबॉल हो रही है। उसके बाद हमारा एक और मेन प्लेयर जो इंजरी पे चला गया, उस इंजरी पे जाने के बाद जब चेंजिंग हुई तो हमारी टीम में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, लेकिन हम इंशाल्लाह इन तमाम चीजों को जल्द कवर करेंगे। अच्छा, हुकूमती सतह पर कितनी सरपरस्ती हासिल हो रही है फुटबॉल को? पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मोहसिन गिलानी साहब किस हद तक अब पाकिस्तान जो हुकूमत है उससे राब्ते में है?
ये बिल्कुल जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छे सपोर्ट कर रही है। जैसे परसों मैं था आईसीसी मिनिस्ट्री में, मैं मीटिंग पे गया था सिक्योरिटी की, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तान की जो दोनों मैच में उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां जी, मेरे जी, पास आप थी, पे मैं थी। चीफ सिक्योरिटी अफसर था उनका। तो हमें मिनिस्ट्री ने हर तरह से ताबन किया, जितनी हमें सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी गवर्नमेंट ने दी। हमें जो गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट ने हमें बगैर किसी डिले के पूरा किया। और गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया कि आपको जहां जहां फुटबॉल की बेहतरी के लिए हमारी जरूरत है, हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े हैं इंशाल्लाह। अच्छा, शाना बिशाना खड़े हैं। कैलेंडर एरिया के अंदर कितने आप फुटबॉल के टूर्नामेंट आप लोग कराने जा रहे हैं? देखिए, इसके लिए 2026 का जैसे ही कैलेंडर हम बनाएंगे तो हम इसको पब्लिश करेंगे। और अभी हमारे पास 1 महीने का टाइम है, जो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इसी चीज का है कि हम इसको कैलेंडर बनाएंगे। जैसे ही कैलेंडर आएगा तमाम मीडिया पे, आप तमाम सोशल मीडिया पे इसको देख लेंगे। चलें, तमाम ही मीडिया पे और सोशल मीडिया पे मौजूद होगी तमाम चीज़ें। और यहाँ पर आरिफ शहजाद जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वो फुटबॉल के हवाले से बहुत कुछ बात भी कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। और यहाँ पर मैं ज़रूर आपसे और भी कुछ पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पर आप लोग बड़ा फोकस करके आप लोगों ने दिखाया। जिस तरह मैंने स्कूलों की सतह पर बात की तो आपने कहा कि वहाँ हम काम कर रहे हैं, क्लब लेवल पर भी काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, क्योंकि पसमानदा इलाके से तमाम बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर डिपार्टमेंट में आप बच्चों को क्योंकि रोजगार अगर मिल रहा होगा तो वहां पर उनका घर का चूल्हा जलता दिखाई देगा। जी, मैंने आपसे कुछ देर कबल यही बात की कि हम एक लीग लेके आ रहे हैं जहां से हमारे पास स्पॉन्सर्स होंगे। जब हमारे पास स्पॉन्सर्स आएंगे तो डेफिनेटली हम स्कॉलरशिप की तरफ जाएंगे। और बच्चों को जब हम नेशनल चैलेंज कप करेंगे, नेशनल कप करेंगे, तो हमारे डिपार्टमेंट बहाल होंगे। तो वो ऑटो पे बच्चे, जब नए बच्चे डिपार्टमेंट की तरफ जाएंगे तो उनका रोजगार खुल जाएगा। और दूसरा, आपको पता है कि पिछला 10 साल हमारा बड़ा क्रूशियल टाइम था, तो फेडरेशन के पास बिल्कुल भी फंड नहीं था। अब फीफा, अब हमारा अकाउंट भी ओपन हो गया है और अब हमने 2 मैचेस भी करा दिए हैं। फीफा के साथ हमारे प्रेसिडेंट की कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छी है और हमें उम्मीद है कि हमारे फंड ओपन हो जाएंगे। अब हमें फंड मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फंड मिलना शुरू होंगे हम इंशाल्लाह ग्रास रूट से ही काम करेंगे। आपको मैं एक और बात बता दूं कि अभी 11 तारीख से 13 तारीख तक कोलालमपुर मलेशिया में जो ग्रास रूट लेवल की कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैं नुमाइंदा था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का। तो प्रेसिडेंट ने मुझ पर एतमाद करके वहां भेजा। तो हम ग्रास रूट से इन कामों को शुरू इसलिए कर रहे हैं कि हमारा स्टेप जो है वो ऐसा हो कि हम आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी नेशनल टीम तक बेहतर करते हैं सारी चीजें। आरिफ शहजाद जदून साहब इस वजह से ग्रास रूट लेवल पर काम कर रहे हैं कि खुद भी ग्रास रूट लेवल से आए हैं। लियारी में एक फुटबॉल क्लब है, बाबुल फुटबॉल क्लब। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यहीं से आपने फुटबॉल को खेलना भी सीखा है, यहाँ से आपने उनकी नुमाइंदगी भी की है और आजकल आप उनकी सरपरस्ती भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जी, मैंने फुटबॉल शुरू किया तो कराची किकर्स करंगी का क्लब है। मैंने कराची किकर्स से काफी अच्छा खेला और वो कराची चैंपियन भी रहा। और अब मैं इस वक्त करंट कुछ अरसे से बाबुल स्पोर्ट के साथ मुंसलिक हूँ और वो इस वक्त मेरा करंट क्लब है। और बाबुल स्पोर्ट जो है उसकी बिल्कुल मैं एक तारिक हैं शफीक बशीर साहब हैं, उनके साथ मिलकर बाबुल स्पोर्ट को भी चला रहा हूँ। और मेन चीज जो है वो गैरिटन स्पोर्ट्स अकेडमी है, जो कि हमारी अकेडमीज है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, उसकी मैं सरपरस्ती कर रहा हूँ। अच्छा, जो आप सरपरस्ती कर रहे हैं वहाँ आपने कितने साल के बच्चों को रन करना वहाँ से शुरू किया है? क्योंकि अक्सर हम फुटबॉलर देखते हैं कि 7-8 साल के बाद टांगों में जान आती है और हर बच्चा फुटबॉल खेलने को तरजीह दे रहा होता है। तो जो आप अकेडमी कैंट पे चला रहे हैं उसके हवाले से हमें ज़रूर बताएं कि वहाँ कितने साल के बच्चों को आप लेकर चल रहे हैं? जी, हमारे पास मिनिमम 4 ईयर से हम बच्चा लेते हैं और इस टाइम 4 से 5 साल के कम से कम 250 बच्चे हमारे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं। और टोटल जो गैरिटन अकेडमी है मदनी कैंट कराची वाली, उसमें इस टाइम 1200 प्लेयर्स हमारे पास ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जिसमें बच्चे बच्चियां सारे शामिल हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम 4 साल से बच्चे को एंगेज करें अपने साथ, ताकि जिस टाइम बच्चा 10-12 साल का हो तो उसको फुटबॉल की हाव नाव आ जाए और उसको पता हो कि फुटबॉल प्लेइंग कैसे करनी है। और यही सेम सिचुएशन बच्चों के लिए हमारी। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है। और आरिफ शहजाद जदून साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और इस वक्त मुझे अब ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ मौजूद थे आरिफ शहजाद जदून साहब, एग्जेक्टिव मेंबर थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, और हाल ही में जो अभी पाकिस्तान ने शाम के ख़िलाफ़ मैच खेला है उसमें बतौर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की वो नुमाइंदगी कर रहे थे। दोबारा जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं। जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, पाकिस्तान खेलों पर इस वक्त अगर हम देखें तो राज करता दिखाई दे रहा है। जहाँ क्रिकेट में पाकिस्तान को फतवाहत हासिल हो रही हैं, वहाँ पर पाकिस्तान जो राइजिंग स्टार्स बच्चे हैं वो भी कमाल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ अरशद नदीम ने भी कमाल कर दिया एक दफ़ा फिर, और इस्लामिक यकजहती गेम्स में उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो यहाँ पर जावेद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, क्या कहेंगे अरशद नदीम के लिए? अरशद नदीम के लिए बस इतना है कि जिस तरीके से उन्होंने जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम ओलंपिक्स में पूरी दुनिया में रोशनास कराया था, और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए अब ये जो इस्लामी सॉलिडरिटी गेम जो हो रहे हैं इनमें भी जो है उन्होंने गोल्ड मेडल पाकिस्तान को जीत कर दिया है। और फिर अरशद नदीम को देखें कि उनके नीचे जो प्लेयर तैयार हो रहे हैं उसमें यासिर ने जो है चांदी का मेडल भी हासिल कर लिया है। तो ये पाकिस्तान में एथलीट्स के हवाले से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और फिर जिस तरीके से अरशद नदीम ने आपको 92.97 का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था ओलंपिक्स में, और गो के इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम में उन्होंने 83.5 का जेवलिन थ्रो किया, लेकिन जो अरशद नदीम को पाकिस्तानियों ने प्यार दिया और जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़ से भी अरशद को नवाजा है, और अरशद जो है कंटिन्यू जो है वो पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं आपको स्पोर्ट्स के जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो अक्सर व बेशतर नज़र आते हैं। और फिर उनकी मेहनत जो है जारी है, और अब जो उसके बाद भी जैसे यासिर ने चांदी का तमगा हासिल किया है, तो अरशद ने जो एक होप पैदा की थी एथलेटिक्स के हवाले से, वहाँ लड़के और भी तैयार होंगे। और अरशद ने जो इस दफ़ा भी पूरी इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान का परचम रोशन किया है। चले, पाकिस्तान का परचम हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर जेवलिन थ्रो में ऊपर हुआ। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता, गोल्ड मेडल जीता, और एक दफ़ा फिर पाकिस्तान का नगमा बुलंद हुआ इस्लामिक यकजहती गेम्स के अंदर, और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर कर पाकिस्तान के सब्ज़ लाली परचम को रोशन किया। साथ साथ क्योंकि बड़े गेम्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक गेम पुलिस सिंध पुलिस गेम्स का भी आगाज़ हुआ है कल, और इसमें 18 गेम्स हैं, 12 मुकामात पे ये खेले जा रहे हैं। आज भी इसके मुकाबले शहर भर के अंदर जारी हैं, मुख्तलिफ 12 वेन्यूज़ पे। जावेद साहब से ज़रूर बात करूँगा। जावेद साहब, कल बड़े अज़म के साथ है यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद हुई गार्डन हेडक्वार्टर के अंदर, और वहाँ पर तमाम ही पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे, फिर वज़ीर दाखिला साहब सिंध मौजूद थे। उन्होंने बड़े अज़म के साथ कहा कि एक 14 साल के बाद एक दफ़ा फिर रौनकें सिंध पुलिस गेम्स के अंदर नज़र आएंगी, और आज से उसका बाकायदा आगाज़ हुआ। हमने देखा था शहर के तमाम ही मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ग्राउंड पर इसके मैचेस होते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, कल का दिन जो है ना सिंध पुलिस के हवाले से बहुत ही अच्छा दिन साबित हुआ। जैसे आपने 13-14 साल के बाद जो है सिंध पुलिस के जो गेम है आपने उनको दोबारा से स्टार्ट किया, और जैसे पीर मोहम्मद शाह साहब आपको पता है बहुत ज़्यादा डीआईजी ट्रैफिक जो है बहुत ज़्यादा खेलों से प्यार करते हैं। और कल आपने देखा कि जो आपकी ओपनिंग तकरीब थी उसमें वज़ीर दाखिला अंजार साहब भी मौजूद थे और तमाम आईजीज़ मौजूद थे। कल एक खुशी का समा था, और सिंध पुलिस के जवानों ने जिस तरीके से इस तकरीब में शिरकत की, और आज भी आपको पता है कि कराची के तकरीबन जो है 80% जो ग्राउंड्स है वहाँ सिंध पुलिस के गेम्स जारी हैं, वो चाहे कराची यूनिवर्सिटी ले लें या कहीं और ग्राउंड ले लें। अच्छा, तो थोड़ा सा क्योंकि क्रिकेट हो रहा है कारसाज पे सिंध पुलिस के ग्राउंड पर, क्या कहेंगे क्रिकेट के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए क्रिकेट जो कारसाज के ग्राउंड पे सिंध पुलिस की टीम खेलती है, आपको पता है कि सिंध पुलिस की टीम का एक नाम है क्रिकेट में, बहुत ही एक अच्छी जो मकाम है वो सिंध पुलिस को हासिल है, जिसमें आपको पता है कि वसीमुद्दीन की जो काविशें हैं वो शामिल हैं। और आपको पता है कि जैसे अभी पीर मोहम्मद शाह साहब आए हैं और वो खेलों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप देखें कि सिंध पुलिस की टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके चेहरों पे खुशियां बिल्कुल आया थी जब से उन्होंने ये अनाउंसमेंट सुनी थी कि सिंध पुलिस जो है 13-14 साल के बाद दोबारा से खेलों के मुकाबले सिंध पुलिस में करवाने जा रही है। और आपको पता है सिंध पुलिस में ऐसे ऐसे गोरे नायाब मौजूद हैं
जो आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान के कौमी खेलों में जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है इसमें जावेद साहब है कि हम अक्सर देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो भी गेम्स होते हैं ना, उनमें चाहे वो स्कूलों पर मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स गाला हो उसमें हॉकी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन सिंध पुलिस गेम में ऐसा नहीं हुआ और हॉकी को बड़ी ज़बरदस्त पिज़राई मिली। और कल हमने देखा कि कई ओलंपियन, कमर इब्राहिम कल वहाँ पर मौजूद थे, उसके साथ आरिफ भोपाली साहब वहाँ पर मौजूद थे, समीर हुसैन वहाँ पर मौजूद थे, कई नामवर और भी जो लेजेंड कल वहाँ पर स्पोर्ट्स से वाबस्ता, उनमें मोइन खान जो विकेट कीपर बैटर थे पाकिस्तान के, मोइन खान मौजूद थे, और भी शख्सियात वहाँ पर बहुत से मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कई दफ़ा पाकिस्तान को अपना हिस्सा डाला जीत में, चाहे वो किसी भी क्रिकेट हो, हॉकी हो या दीगर खेल हो, उसमें पाकिस्तान को आला मुकाम दिलाया। कल भी वो वहाँ पर मौजूद थे। उनकी हौसला अफजाई कितनी होती है, और ख़ासकर मैं हॉकी के हवाले से ज़रूर जावेद साहब से पूछूंगा। बिल्कुल मोइन भाई, जैसे अभी आपने कहा कि सिंध पुलिस ने जो हॉकी को बहुत ज़्यादा अहमियत दी, और आपको पता है कि हमारा नेशनल गेम है, और जैसे अभी हमारे जो नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं वहाँ से साइकिलिंग के शोबे को बिल्कुल उड़ा के रख दिया है। किसी ने भी इस पर तवज्जो नहीं दी कि साइकिलिंग जो है एक, आपको पता है कि बहुत ही सदियों से चलता आ रहा है, बहुत ही अच्छा गेम है, वहाँ सेहत की जो वर्जिश और ये सारी चीज़ें साइकिलिंग के साथ है। लेकिन यह है कि नेशनल गेम में जो कराची को अवार्ड हुए उसमें अगर साइकिलिंग नहीं तो ये लम्हा फिक्रिया है। और रही बात हॉकी की, हॉकी जिस तरीके से जवाल का शिकार है, और सिंध पुलिस ने दोबारा से जिस तरीके से उस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है, और आपको पता है कि बड़े बड़े लेजेंड जो है वो खुशी से इन तकरीबात में शिरकत कर रहे हैं कि सिंध पुलिस ने कम अज़ कम एक ऐसा इकदाम लिया है कि पुलिस के नौजवानों को जो है खेलों की तरफ भी राग़िब किया है। आपको पता है कि सिंध पुलिस की जो है 24 घंटे ड्यूटी तो रहती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा फ्रेश माइंड होने के लिए कम अज़ कम अपने जवानों को ग्राउंड्स की तरफ माइल किया है। और मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके से कल की तकरीब में आपको पता है कि बड़े बड़े ओलंपियन और क्रिकेट के बड़े बड़े स्टार मौजूद थे, ये खेलों से उनकी वालाना मोहब्बत का इज़हार है। और पाकिस्तान की ना सिर्फ सिंध पुलिस चाहती है, पाकिस्तान की पूरी आवाम भी चाहती है कि हमारा जो नेशनल गेम है हॉकी वो फ़ौरन से बेहतर जो है, जिस तरीके से अरूज हमने एक टाइम देखा है, दुनिया के जितने भी एजाज़ात थे वो हमारे शोकेस में आज भी मौजूद हैं कि हम कितनी अजीम हॉकी टीम रखते थे और पाकिस्तान प्लेयर्स का पूरी दुनिया में नाम था। तो इसका क्रेडिट आपको सिंध पुलिस को देना होगा। सिंध पुलिस को देना पड़ेगा, बड़ी अच्छी बात की है और यहाँ पर जावेद साहब ने। और साथ साथ क्योंकि ये जो गैप आया है ना, कल इसकी बाकायदा डॉक्यूमेंट्री चल रही थी स्क्रीन पर, और ये कहा गया कि इसका जब आगाज़ हुआ तो हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसके बाद 2011 के बाद जो है 14 साल का गैप आया, 2025 में सिंध पुलिस गेम्स का आगाज़ एक दफ़ा फिर हुआ, लेकिन 2011 में जब रुका तो उन्होंने वजूहात बताई कि उसके बाद शहर कायद के हालात ऐसे नहीं थे कि जिसकी बिना पर हम वो गेम करा सकते। बहुत बड़ा गैप आया और हमने देखा कि जैसे ही शहर कायद अमन का गहवारा बना और उसके बाद तमाम तर स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ सिंध पुलिस गेम्स के अंदर होती भी दिखाई दे रही हैं। इस बात का सबूत है कि 18 गेम्स होना कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे 18 गेम्स में मुख्तलिफ वेन्यूज़ हैं जहाँ भरपूर तौर पर पुलिस अफसरान, पुलिस के एहलकार वहाँ पर अपनी अपनी जो टीमें हैं वहाँ पर नुमाइंदगी करते दिखाई देंगे। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपको पता है कि आपको स्पोर्ट्स के हवाले के लिए एक पीसफुल और पुरअमन माहौल चाहिए। वो जाहिर है उन्होंने जो जवाब दिया है तो बिल्कुल सही है, जवाब नज़र आ रहा है। देखें अगर आप उन दिनों में जैसे 11 के बाद इतना ये 14 साल का जो गैप आया है, देखें गेम्स जितने भी हैं, खेल कोई भी हो, वो जो है अमन के मरहून मिन्नत होते हैं। तो अगर आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस डिपार्टमेंट जब उनके ऊपर जिम्मेदारी फिर मुल्क में या शहर में अमन की है तो वो उनका सारा ध्यान जो था ये अमन बहाल करने में लगा रहा, तो उसकी ये वजूहात तो समझ में आ रही है। और देखें अब अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान है बिल्कुल अमन का गहवारा बन गया है, और जिस तरीके से पूरी दुनिया की, वो चाहे क्रिकेट की टीमें हो, हॉकी की, फुटबॉल, बॉक्सिंग हो, स्क्वैश हो, पूरी दुनिया से टीमें आ रही हैं, उनके प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ये क्रेडिट तो आपको देना होगा हमारी एजेंसीज को कि ठीक है भाई ये जो गैप आया,
गैप, आपको अगर गेम्स चाहिए तो आपको उसके लिए अमन अमान मुकम्मल चाहिए, अमन और ये मुकम्मल सारी करना चाहिए चीजें और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन बहुत चीज़ें होनी भी चाहिए। और जब अमन रहेगा तो हर चीज़ आसान होगी, हर शहर चमकता हुआ नज़र आएगा, मुल्क चमकता हुआ नज़र आएगा। और यकीनन अमन का गहवारा ज़रूर होना चाहिए, और उस पर जब होंगे तो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं ना वो वीरान होंगे, खेलों के ग्राउंड आबाद होंगे। और साथ साथ क्योंकि आज ट्राई नेशन सीरीज़ का मैच खेला जाना है श्रीलंका और जिम्बाब्वे का, और इस मैच में अब श्रीलंका ने टॉस जीत लिया है ट्राई नेशन सीरीज़ के दूसरा मैच में, और श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। देखते हैं मैच का क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन हमारा जो प्रोग्राम का टाइम है वो ख़त्म हो गया है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।